आपको भी हर नया एनएफओ या टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड देखकर उसमें एसआईपी शुरू करने का मन करता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुमकिन हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त 8 से 10 या शायद 12 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स चल रहे होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि जितने ज्यादा फंड्स होंगे उनका पैसा उतना ही सेफ रहेगा और रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि पोर्टफोलियो क्लटर कहा जाता है, जो आपकी वेल्थ को बढ़ाने में कोई खास मदद नहीं करता। ज्यादातर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत सिमिलर होती है। शुरुआत होती है एक बेसिक इक्विटी फंड से, फिर मार्च का महीना आता है और टैक्स बचाने के लिए एक ईएलएसएस फंड जोड़ लिया जाता है। कुछ महीनों बाद जब मार्केट बुल रन में होता है तो दोस्त या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर स्मॉल कैप फंड्स में भारी रिटर्न देखकर एक नई एसआईपी शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के एक आम इन्वेस्टर के पास म्यूचुअल फंड्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। अब समझते हैं कि 10-12 फंड्स एक साथ होल्ड करना आपके लिए इतना नुकसानदायक क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है पोर्टफोलियो ओवरलैप। जब आप एक ही कैटेगरी के 3 या 4 अलग अलग फंड्स खरीदते हैं तो असल में वो सभी फंड मैनेजर्स एक ही तरह के टॉप स्टॉक्स में आपका पैसा लगा रहे होते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 लार्ज कैप फंड्स हैं तो आप अनजाने में रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस जैसे स्टॉक्स को 3 अलग अलग फंड्स के जरिए खरीद रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ एक इल्यूजन है, हकीकत नहीं। मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादा फंड्स में निवेश करने से रिस्क जीरो हो जाता है और रिटर्न मैक्सिमाइज होता है, लेकिन फाइनेंस एक्सपर्ट्स इस अप्रोच को पूरी तरह से नकारते हैं। रिटर्न कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने फंड्स में पैसा डाला है। आपका असली प्रॉफिट इस बात से तय होता है कि आपका फंड सिलेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करती है। 10 एवरेज फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से बेहतर है कि 4 सॉलिड कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले फंड्स में एक बड़ा कॉर्पस इन्वेस्ट कर दिया जाए। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स जमा हो जाते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन से आगे निकलकर डिवर्सिफिकेशन की ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने पैसे को इतना ज्यादा बिखेर दिया है कि अगर आपका कोई एक स्मॉल कैप फंड 40% का बम्पर रिटर्न दे भी दे तो भी ओवरऑल पोर्टफोलियो पर उसका इंपैक्ट ना के बराबर होगा। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न गिरकर सिर्फ एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के एवरेज रिटर्न जितना रह जाएगा, जबकि आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट की भारी फीस चुका रहे होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स ट्रैकिंग की। 12 अलग अलग फंड्स के एनएवीज ट्रैक करना, उनके फंड मैनेजर्स के बदलावों पर नजर रखना और उनके अंडर परफॉर्म करने पर स्विच करना एक फुल टाइम जॉब बन जाता है। और जब आप प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तो अलग अलग फंड्स के एग्जिट लॉस और कैपिटल गेन्स टैक्स को कैलकुलेट करना भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। और एक रिटेल इन्वेस्टर की लाइफ इन्वेस्टमेंट से आसान होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो अब सवाल आता है कि आपके पोर्टफोलियो में आखिर कितने एसआईपीज होने चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही क्लियर रूल है। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर हर महीने 20,000 से 25,000 रुपए तक की एसआईपी कर रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 फंड्स हो। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यही वो मैजिक नंबर है जो आपके पोर्टफोलियो को सही मायने में डाइवर्सिफाई करता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर पूरा कंट्रोल भी देता है। अब जानते हैं कि एक आइडियल और बैलेंस पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपका पहला और कोर फंड एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड होना चाहिए। ये फंड आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक एंकर की तरह स्टेबिलिटी देगा और मार्केट क्रैश होने पर ये कोर फंड आपके कैपिटल को सेफ रखेगा, जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। इसके बाद पोर्टफोलियो में एग्रेसिव ग्रोथ ऐड करने का समय आता है। इसके लिए आपका दूसरा फंड एक प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड हो सकता है। ये वो इंजन है जो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न को इन्फ्लेशन से बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना होगा। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। तीसरा फंड आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए होना चाहिए। ये आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। आप एक इंडेक्स फंड चुन सकते हैं जो आपको पैसिव और लो कॉस्ट रिटर्न देगा, या फिर आप एक इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देता है, यानी अगर इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर आपके ओवरऑल रिटर्न को बैलेंस कर लेगा।
इन 3 या 4 फंड्स का कॉम्बिनेशन ही असली डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर आपके पास पहले से ही 10 से 12 फंड्स का क्लटर जमा हो चुका है तो आज ही अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। सबसे पहले उन फंड्स की पहचान करें जिनका इन्वेस्टमेंट मैंडेट एक जैसा है। इसके बाद उन फंड्स को बंद कर दीजिए जो पिछले 2-3 साल से लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करने में फेल हो रहे हैं। कोशिश करें अपने फंड्स को कंसोलिडेट करके सिर्फ 4 या 5 स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करने वाले फंड्स में अपना पैसा शिफ्ट करें। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, कोई शॉपिंग स्प्री नहीं जहां आप हर दिखने वाले प्रोडक्ट को कार्ट में डाल लें। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जितना लीन, फोकस्ड और क्लटर फ्री रखेंगे, लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग उतनी ही पावरफुल होगी। तो जो भी फंड्स आपके काम के नहीं हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दें और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने कॉर्पस को सही डायरेक्शन में ग्रो होने दें। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करें जी बिजनेस।